हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सभी डिवाइन क्लासेस में यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन क्लासेस में मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट प्लेटफॉर्म पर मैं आपको कुछ व्याकरण के लिए कुछ बताना चाहूँगी। तो उससे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं, हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपका है कि व्याकरण का स्वरूप। आखिरकार जो व्याकरण शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, व्याकरण शब्द क्या है, व्याकरण के अंदर हम किन किन चीजों को सीखेंगे, इन सब पे आइए हम एक चर्चा कर लेते हैं कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति आखिरकार हुई कहाँ से है। तो देखिए, जो व्याकरण शब्द है, व्याकरण शब्द में यण संधि के निर्माण से वी बना है। वी धन आ धन करण। इसके अंदर प्रथम यण संधि का निर्माण हुआ है। यण संधि के निर्माण से व्याकरण शब्द की शुरुआत हुई है एवं इसके अंदर ही जो व्याकरण शब्द है, यण संधि से इसकी शुरुआत हुई है एवं व्याकरण जो शब्द है इसके अंदर वी उपसर्ग एवं आ उपसर्ग। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जो व्याकरण शब्द है इसके निर्माण जो हुआ है दो शब्दों से मिलकर हुआ है, वी धन आकरण। इसके अंदर जो दो उपसर्ग है, एक उपसर्ग है वी उपसर्ग और दूसरा है आ उपसर्ग। इस प्रकार से जाकर के शब्द निर्माण होता है कौन सा, आपका व्याकरण। आइए अब हम चलते हैं व्याकरण शब्द की प्रमुख परिभाषाएं क्या है, व्याकरण का मुख्य कार्य क्या है, हिंदी भाषा में व्याकरण का अहम रोल क्या है। व्याकरण का प्रमुख कार्य। ओके दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक चलता है अपना व्याकरण का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है। व्याकरण शब्द है व्याकरण से, व्याकरण का शुद्ध रूप, व्याकरण शुद्ध रूप प्रदान करता है। व्याकरण शुद्ध रूप प्रदान करता है, अर्थात व्याकरण का प्रमुख कार्य है कोई भी अगर अपन किसी चीज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, व्याकरण की कितनी कोटियां हैं, वो किस प्रकार से एक शुद्ध रूप उसको प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध, व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध लिखना सिखाता है। देखिए दोस्तों, जो व्याकरण है उसका प्रमुख कार्य क्या है। व्याकरण जो है कि व्याकरण जो हमारी कोटि इकाई है वह व्याकरण को शुद्ध रूप प्रदान करती है। व्याकरण का अहम कार्य है किसी भी भाषा को जब हम पढ़ने लगते हैं तो उसको हम शुद्ध रूप से किस प्रकार से हम उसको बोलेंगे, किस प्रकार से उसको पढ़ेंगे और किस प्रकार से उसको लिखेंगे, ये सारी चीजें आ जाती है अपने व्याकरण की कोटियों के अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो व्याकरण है, व्याकरण शब्द व्याकरण का स्वरूप,
देखिए दोस्तों, अपन ने सबसे पहले सीखा है कि जो व्याकरण है, व्याकरण कितने शब्दों से निर्माण हुआ है। व्याकरण हुआ है वी धन आ धन करण, यानी कि इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। और अगर इसमें संधि पूछ ली जाए तो इसमें संधि का निर्माण हुआ है, यण संधि के निर्माण से इसका प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट चलता है कि जो व्याकरण है इसका बेसिक अर्थ क्या है। व्याकरण जो है एक भाषा को शुद्ध रूप से प्रदान करता है, एक शुद्ध बनाने का कार्य करता है। अर्थात व्याकरण का जो मेन जो रोल है उसमें कहा जाता है कि व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध लिखना सिखाता है। आइए अपन चलते हैं व्याकरण का जो स्वरूप है उसकी ओर। व्याकरण का जो स्वरूप है वह 2 प्रकार से दिया गया है। एक होता है आपका व्युत्पत्ति पक्ष। व्याकरण का जो स्वरूप है वो 2 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है व्युत्पत्ति पक्ष और दूसरा होता है आपका व्याख्यात्मक पक्ष। दूसरा होता है आपका व्याख्यात्मक पक्ष। इसी को अपन बोल देते हैं विश्लेषणात्मक पक्ष। विश्लेषणात्मक पक्ष। ठीक है दोस्तों, व्याकरण का जो स्वरूप हमारे सामने आया वह 2 प्रकार से आया। एक तो आया व्युत्पत्ति पक्ष के अंदर और दूसरा आता है अपना व्याख्यात्मक पक्ष के अंदर। जो व्युत्पत्ति पक्ष है इसको भी अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग इसके आ जाते हैं। पहला आता है अपना उपसर्ग की दृष्टि से, दूसरा आता है अपना प्रत्यय की दृष्टि से, तीसरा आता है अपना समास की दृष्टि से और फिर आता है संधि की दृष्टि से। फिर आता है अपना संधि की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, व्याकरण का जो स्वरूप आया वह अपने 2 प्रकार से आता है। एक होता है व्युत्पत्ति पक्ष और एक होता है व्याख्यात्मक पक्ष। जो व्युत्पत्ति पक्ष था उसको अपन ने बांटा कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग आया अपना उपसर्ग, दूसरा आया अपना प्रत्यय, तीसरा आया अपना समास और चौथा आया अपना संधि। ठीक है, इसी प्रकार से जो व्याख्यात्मक पक्ष है, व्याख्यात्मक पक्ष को अपन ने कितने भागों में बांटा है? इसको अपन बांट देते हैं 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला पक्ष आ जाता है इसका विकारी, दूसरा आ जाता है अविकारी और तीसरा पक्ष आ जाता है अपना विकारक। ठीक है दोस्तों, समझा आप लोगों ने कि व्याकरण का जो स्वरूप था उसको 2 भागों में बांटा। एक बांटा अपन ने व्युत्पत्ति पक्ष में, दूसरा बांटा अपने व्याख्यात्मक पक्ष में। व्युत्पत्ति पक्ष में अपन ने सीखा कि 4 भागों में बटा हुआ है और व्याख्यात्मक पक्ष में अपन ने सीखा कि 3 भागों में बटा हुआ है। अब 3 भाग है जिनमें पहला है आपका विकारी भाग, दूसरा है अविकारी और तीसरा है आपका विकारक तत्व में। आइए हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। व्याख्यात्मक पक्ष। व्याख्यात्मक पक्ष, इसी को दूसरा नाम दे देते हैं अपन विश्लेषणात्मक पक्ष। इस भाग को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। वेरी गुड, 3 भागों में। पहला था अपना कौन सा? विकारी, दूसरा था अपना अविकारी एवं तीसरा था अपना कौन सा? विकारक तत्व। देखिए फ्रेंड्स, सब लोगों ने वैसे तो व्याकरण को पढ़ा हुआ है, लेकिन अक्सर सब लोगों को ये इस बात का पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार अपन जो व्याकरण पढ़ते हैं तो इसमें कौन सी कोटि तो किसके अंतर्गत आती है और कौन सी कोटि किसके अंतर्गत आती है। सब लोगों की शुरुआत होती है संधि से, समास से, कहीं से, लेकिन हमने स्टार्टिंग की है अपने 0 लेवल से और डिवाइन क्लासेस के माध्यम से हम आप लोगों को आगे तक लेकर के जाएंगे। अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से लेकर के आपको 100 तक लेकर के अपन जाएंगे। ओके, तो पहला अपना जो विकारी तत्व था इसको अपन बांट देते हैं। ये इसके प्रकार पूछ ली जाए संख्या इनकी तो ये होते हैं 4।
ठीक इसी प्रकार से अविकारी तत्व होते हैं, इनकी भी संख्या होती है 4, और बाकी जो सब आ जाते हैं वो अन्य के अंदर आ जाते हैं। लगभग इनकी संख्या अगर पूछ ली जाए तो ये आ जाते हैं आपके 5। विकारी जो तत्व है इनके अंदर जो चीजें काउंट होगी, पहला होगा और एक फोर्थ। विकारी में विकारी शब्द, सबसे पहले अपन विकारी शब्द की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जो व्याकरण की जो कोटि है उसमें प्रमुख है विकारी। विकारी जो शब्द हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार से कोई विकार उत्पन्न होता है तो वो विकारी तत्व कहलाते हैं। विकारी जो तत्व होते हैं उनकी संख्या होती है अपनी 4, जैसे कि संज्ञा, पहला है संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, तीसरा है आपका विशेषण, एवं चौथा है आपका क्रिया। ठीक है, अपन ने सीखा कि जो अपना व्याख्यात्मक पक्ष है वो 3 प्रकार से है, जिनके अंदर पहला प्रकार है विकारी। विकारी जो पक्ष था उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। तो पहला था उसमें संज्ञा, दूसरा था सर्वनाम, तीसरा था आपका विशेषण और चौथा था आपका क्रिया पक्ष। अब चलते हैं अपन अविकारी तत्व की ओर। अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ पहले अपन समझ लेते हैं कि अविकारी तत्व आखिरकार होते क्या हैं। अविकारी तत्व वे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्याकरण कोटियों को अगर इसमें काम ले लिया जाए तो किसी भी प्रकार से इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि एक शब्द का शाब्दिक अर्थ ही नहीं से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? नहीं से। और विकार का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न होना, विकार उत्पन्न, अर्थात जिस अविकारी तत्वों में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उनको कहा जाता है कौन से तत्व? अविकारी तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, अविकारी तत्वों को ही, जो अविकारी शब्द है इन्हीं को ही इनका दूसरा नाम अव्यय है। क्या है? अव्यय। ओके, तो जो अविकारी शब्द है जिनके अंदर किसी भी प्रकार से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अविकारी। अविकारी जो शब्द हैं इन्हीं को ही अव्यय के नाम से भी अपन जानते हैं। अविकारी शब्द जो है आपके वो 4 प्रकार के हैं। आइए देखते हैं अपन 4 कौन कौन से हैं। पहला प्रकार होता है आपका क्रिया विशेषण। पहला है आपका क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा आता है आपका संबंध, तीसरा अव्यय आता है आपका संबंध बोधक अव्यय। और चौथा जो आता है आपका वो आता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, अविकारी जो तत्व थे वो आपके 4 थे। पहला आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका विस्मयादि बोधक, और तीसरा है आपका संबंध बोधक, और चौथा है आपका समुच्चय बोधक। चलते हैं अपन अगले अपना टॉपिक विकारक तत्व की ओर। विकारक जो तत्व हैं अपने मुख्यतः जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक, काल आदि जितनी कोटियां बची हुई है वो सारी की सारी अपनी विकारक तत्वों में आ जाती हैं। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, ये सारी जो कोटियां हैं वो आ जाती है अपने कौन से तत्वों में? विकारक तत्वों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं व्याकरण के अंग।
देखिए, अपन ने सबसे पहले सीखा है व्याकरण के जो टुकड़े हैं कितने प्रकार से किए गए हैं, दो प्रकार से, विधन, आधन, करण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ किसी भी भाषा को पढ़ते समय उसमें जो शुद्धात्मकता आती है उसको शुद्ध रूप बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, व्याकरण की। और व्याकरण जो भाषा का शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित जो रूप आता है वो हमारा व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के बाद में हमने सीखा कि व्याकरण का जो स्वरूप है, आखिरकार उसका स्वरूप कैसे आया, किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, कौन सी कोटियों को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ये सब अपन ने सीखा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो व्याकरण के अंग है, व्याकरण के जो अंग है वो कितने प्रकार के हैं। व्याकरण के अंग है मुख्यतः इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको मुख्यतः बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से भागों में, 3 भागों में इनको बांटा गया है, 3 भागों में। व्याकरण के अंग को आप इसको व्याकरण के घटक भी कह सकते हैं, व्याकरण की आप इकाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगर प्रश्न आपके आ जाए कि व्याकरण के अंग कितने प्रकार के होते हैं तो अपने को कितने करना है, 3 करना है। क्वेश्चन बन जाए कि व्याकरण के घटक कौन से होते हैं, तो भी व्याकरण के घटक होंगे आपके कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और व्याकरण की अगर इकाइयां भी पूछ ली जाए तो दोस्तों कितना करना है अपने को, 3 ही करना है। चलिए देखते हैं 3 कौन कौन से हैं। पहला आता है आपका वर्ण, दूसरा आ जाता है आपका शब्द, एवं तीसरा आ जाता है आपका वाक्य। ठीक है, व्याकरण के अंग अपन पढ़ रहे हैं, जिसको व्याकरण के अंग भी कह सकते हैं, इसको हम व्याकरण के घटक भी कह सकते हैं, और इसी को हम व्याकरण की इकाइयां भी कह सकते हैं। तो व्याकरण के अंगों की संख्या पूछी जाए तो वो कितने भाग के हैं, उसके 3 है। तो 3 कौन कौन से हैं? पहला है अपना वर्ण शब्द, दूसरा है शब्द, और तीसरा है अपना वाक्य। वर्ण है, आइए थोड़ा सा वर्ण पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कहा जाता है वो अपना वर्ण ही होता है। अगर भाषा की मौखिक दृष्टि से इकाई पूछ ली जाए तो वो कहलाएगी आपकी ध्वनि, और भाषा की अगर लिखित दृष्टि से इकाई पूछ ली जाए तो वो कहलाएगी आपके वर्ण। क्लियर? वर्ण जो है आपके कितने टाइप के हैं, 2 प्रकार के। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला भाग है आपका स्वर और दूसरा भाग है आपका व्यंजन। ठीक है, पहला भाग अपन ने किसमें बांटा, स्वर में, और दूसरा भाग अपन ने किसमें बांटा, व्यंजन में। अगर प्रश्न आ जाए कि जो स्वर हैं आपके कि इनकी संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 11। कितनी होगी, 11। क्वेश्चन आ जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या होती है आपके कितनी, 33। हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वरों को मान्यता प्रदान की गई है और 33 व्यंजनों को प्रदान की गई है। देखिए शब्द आते हैं, नेक्स्ट चलता है अपना शब्द। शब्द के अंदर अपने वही 2 तत्व रहते हैं, एक थे अपने विकारी एवं दूसरे थे अपने अविकारी। ओके दोस्तों, जो शब्द हैं अपने वो कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। पहला होगा अपना विकारी और दूसरा होगा अपना अविकारी। विकारी के अंदर अपन ने देखा था, विकारी में अपन ने देखा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। नेक्स्ट आता है अपना अविकारी। अविकारी जो शब्द थे इनको अपन पिछले वाले उसमें पढ़ा ही है भी जस्ट कि अविकारी जो शब्द है उनको किस नाम से जाना जाता है, इनका दूसरा नाम है आपके अव्यय। अविकारी हैं इनको अव्यय के नाम से भी जाना जाता है, और अव्यय जो है आपके यानी कि अविकारी जो तत्व हैं वो कितनी संख्या इनकी, 4 है। 4 है, उनमें कौन कौन सा है, पहला है आपका क्रिया विशेषण, पहला है आपका कौन सा, क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका विस्मयादि। तीसरा आ जाता है आपका संबंध।
संबंध बोधक, एवं चौथा आ जाता है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ओके, थोड़ी सी जगह की कमी है तो इस वजह से मैंने यहीं पे लिख दिया। ओके दोस्तों, चलिए एक टॉपिक और है अपना वाक्य। वाक्य को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाषा को जो पूर्ण सार्थक जो इकाई कहलाती है, पूर्ण रूप से जो हर प्रकार से उसका एंड कर देती है, वह कहलाती है अपना वाक्य। वाक्य जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वाक्यों की संख्या कितनी होती है? 3। पहला वाक्य है आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य। तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। व्याकरण जो है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग को हमने बांटा है 3 भागों में। इसको व्याकरण के अंग भी बोल सकते हैं। प्रश्न आ जाए कि व्याकरण के घटक कितने होते हैं, तो भी 3 होंगे। प्रश्न आ जाए कि व्याकरण की इकाइयां कितनी होती है, तो भी 3 होती है। पहली इकाई होती है आपकी वर्ण, दूसरी इकाई होती है आपका शब्द, और तीसरी इकाई होती है आपका वाक्य। क्लियर? अब जो वर्ण है, इनको कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। पहला है अपना कौन सा? स्वर वर्ण, और दूसरा है अपना व्यंजन। स्वरों को बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। वे कहलाते हैं अपने कौन से? स्वर। व्यंजन का निर्माण जो होता है, व्यंजन का जो निर्माण है वह स्वरों के माध्यम से होता है, और व्यंजन जो है स्वरों के बिना इनको अपन बोल ही नहीं सकते। देखिए एक बार आप थोड़ा सा बीच में कहना चाहूंगी, ये क शब्द है, कौन सा है? क है। अगर क में इस क को मैं ऐसा लिख दूं तो क्या ये बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक अभी तक अधूरा है, क्योंकि व्यंजनों का निर्माण हमेशा किससे होता है? आपका स्वरों से होता है। और अगर इसी में मैंने ये कर दिया और हलंत लगा दिया और साथ में मैंने अ लिख दिया, तब जाकर के किसका निर्माण होता है? क का। तब जाकर के ये व्यंजन किसके माध्यम से बोला जाएगा? स्वरों के माध्यम से, क्योंकि इसमें किसको ले लिया अपन ने? स्वर को। ठीक है, चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं अपन। शब्द जो है आपका, शब्द की जो उत्पत्ति हुई है आपके 2 शब्दों से हुई है। एक है आपका विकारी और दूसरा है आपका अविकारी। विकारी जो शब्द है वो कितने प्रकार के हैं? पहला है आपका संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, तीसरा है आपका विशेषण, और चौथा है आपका क्रिया। क्लियर? अब आता है अपना अविकारी शब्द। अविकारी जो शब्द है, चलो थोड़े से शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ, अविकारी अगर याद नहीं हो पाते हैं तो। एक ट्रिक है KVS का स्क्वायर। क्या है? KVS का स्क्वायर, यानी कि K से क्या बनेगा अपना? क्रिया विशेषण, V से बनेगा अपना विस्मयादि बोधक, S से बनेगा अपना संबंध बोधक, और दूसरे S से बनेगा अपना समुच्चय बोधक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अपने व्याकरण का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा अंग है, वह है अपना वाक्य। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी यही है, वाक्य, क्योंकि वाक्यों के बिना किसी चीजों की शुरुआत ही नहीं होती। वाक्य जो है कितने प्रकार के दिए गए हैं आपके? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ओके, चलिए आप लोगों को मैंने बेसिक जानकारी दे दी है यहाँ पे कि जो व्याकरण शब्द है आखिरकार इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कितने शब्दों से व्याकरण का निर्माण हुआ है, और व्याकरण का आखिरकार स्वरूप क्या था। व्याकरण का स्वरूप हुआ, व्याकरण की हमने कोटियां पढ़ी, व्याकरण के हमने अंग पढ़े। इन सारी चीजों को देखने के बाद अब अपन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए अपन ने सबसे शुरुआत की थी व्याकरण से। व्याकरण जो शब्द था आपका वी से, और आ और धन करण, यानी कि इसमें कितने उपसर्गों का, अगर प्रश्न आ जाए आपके कि इसमें कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो आप उपसर्गों की संख्या कितनी बताएंगे? 2 बताएंगे। कितनी बताएंगे? 2।
पहला उपसर्ग है अपना वी और दूसरा है अपना आ। ओके, और इसमें अगर प्रश्न आ जाए आपके, प्रश्न आ जाए कि जो व्याकरण शब्द है इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है, तो संधि कौन सी बतानी है आपको? यण संधि। ठीक है, व्याकरण में आपने देख लिया कि यण संधि का निर्माण हुआ है, इसमें दो उपसर्ग हैं। फिर चलते हैं व्याकरण का प्रमुख कार्य क्या था आपका। व्याकरण का प्रमुख कार्य क्या है? व्याकरण जो है किसी भी भाषा को कौन सा रूप प्रदान करता है? शुद्ध रूप प्रदान करता है। व्याकरण कौन सा रूप प्रदान करता है? शुद्ध रूप प्रदान करता है। अर्थात अपन ने देखी कि व्याकरण की जो परिभाषा है, व्याकरण की जो परिभाषा है वो आखिरकार क्या है? व्याकरण जो है भाषा को, किसको? भाषा को शुद्ध बोलना, व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध लिखना सिखाता है। भाषा जो व्याकरण जो है आपका भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध लिखना सिखाता है। उसके बाद में अपन ने चर्चा की कि व्याकरण का स्वरूप कितने भागों में बांटा गया है। व्याकरण का जो स्वरूप था आपका वो दो भागों में था। पहला भाग था आपका व्युत्पत्ति पक्ष और दूसरा था आपका व्याख्यात्मक पक्ष। जो व्याख्यात्मक पक्ष था इसी को कौन से पक्ष के नाम से भी जाना जाता है? विश्लेषणात्मक पक्ष, क्योंकि इसके अंदर हम हर एक चीजों को विश्लेषण यानी कि टुकड़े कर करके हर एक चीजों को अपन सीखते हैं। तो आइए देखते हैं अपन व्युत्पत्ति पक्ष जो था आपका वो कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में। पहला था आपका उपसर्ग, दूसरा था आपका प्रत्यय, तीसरा था आपका समास और चौथा था आपका संधि। क्लियर? ओके। दूसरा पक्ष आता है अपना कौन सा? व्याख्यात्मक पक्ष। व्याख्यात्मक पक्ष जो आया उसको कितने भागों में बांट दिया अपन ने? 3 भागों में। प्रश्न आ जाए कि जो व्याकरण का जो स्वरूप आया वो कितने पक्ष में था? 2 भागों में था। पहला था व्युत्पत्ति पक्ष में जिसको कि बांटा अपन ने 4 भागों में। दूसरा आया अपना व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक पक्ष जिसको बांटा अपन ने कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, इसके जो 3 पक्ष थे वो कौन कौन से थे? पहला था अपना विकारी पक्ष, दूसरा था अपना अविकारी और तीसरा था अपना विकारक। चलिए इसकी आगे चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है अपना व्याख्यात्मक पक्ष यानी कि विश्लेषणात्मक पक्ष। हर एक चीजों को अपन टुकड़े कर करके सीखेंगे कि आखिरकार व्याकरण की किस कोटि को किसके अंतर्गत लिया गया है। तो देखिए जो विकारी तत्व थे आपके वो कितने भागों में बांट दिए इसको? 4 भागों में। विकारी की सामान्य परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि जो विकारी है जिसमें व्याकरण की कोटियों में किसी भी प्रकार से लिंग वचन कारक काल की दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई अगर विकार उत्पन्न होता है तो वो किसमें आएंगे? आपकी विकारी कहलाएंगे। और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होता है वे कहलाएंगे आपके अविकारी यानी कि अव्यय। जो विकारी थे आपके कितने भागों में थे? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण और क्रिया। विकारी तत्वों को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सेकंड भाग था आपका अविकारी तत्व। अविकारी तत्वों को अपन ने डिवाइड किया 4 भागों में। पहला था आपका क्रिया विशेषण, दूसरा था आपका विस्मयादि बोधक और तीसरा था आपका संबंध बोधक और चौथा था आपका समुच्चय बोधक। क्लियर? अविकारी तत्व अगर याद नहीं रहते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक देना चाहूंगी यहाँ पे, केवीएस का स्क्वायर, इसको याद रख लेना ताकि अविकारी तत्वों के भेद जानने में अपने को भी आसानी हो जाए। तीसरा तत्व आता है अपना विकारक तत्व। इसके अंदर व्याकरण की अन्य कोटियों को लिया गया है जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल और आपका वाच्य, यानी कि प्रमुखतः इसमें 5 प्रकार के कोटियों को लिया जाता है। लिंग में, वचन में, कारक में, काल में और वाच्य में। चलिए ये व्याकरण के अंग आए गए हैं। एंड थैंक यू। आप सभी लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ओके।